नमस्कार, अमेजिंग आजमगढ़ देख रहे हैं आप और मैं इस वक्त मौजूद हूं अपने ज़िले में आजमगढ़ में। दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ 500 से ज़्यादा दिन से एक आंदोलन चल रहा है, ज़मीन बचाओ, मकान बचाओ। और ये आंदोलन हो रहा है एयरपोर्ट विस्तारीकरण के खिलाफ। यहाँ पर किसानों की ज़मीन जो है सरकार द्वारा अधिग्रहित की जा रही थी। तो ये आंदोलन आज भी जारी है। हालाँकि बता दें कि इस समय देखिए गेहूँ की कटाई का समय हो चुका है और किसान ये आपका मौसम ख़राब होने के कारण अपनी कटाई और दवाई में व्यस्त हैं, लेकिन फिर भी समय निकाल कर वो लोग धरने में आज भी वो अपना सहयोग देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये धरना कमज़ोर हो चुका है, अभी लोग खाली होके फिर आएँगे, फिर यहाँ पर अपना पूरा वो समय शाम तक देंगे। तो चलिए इन किसानों से बात करते हैं और जानते हैं कि कब से ये आंदोलन चल रहा है और अभी तक क्या इसमें निष्कर्ष निकल के आया है। तो आइए हमारे साथ बात करते हैं यहाँ के किसानों से। तो अभी हम आ चुके हैं उन किसानों के बीच में और आपको बता दें कि खेती का समय ये ऐसा समय है कि इसमें लोग 1 मिनट नहीं खाली होते, लेकिन फिर भी अपनी ज़मीन और अपनी संपत्ति को बचाने के लिए यहाँ पर कुछ किसान अभी भी यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि यहाँ पर मोर्चा सँभाले हुए हैं। तो सबसे पहले आइए हम इनसे बात करते हैं और परिचय लेते हैं। तो दादाजी क्या नाम हुई आपके? रामनयन यादव। अच्छा। मैं यहाँ का जमीन मकान बचाओ संयुक्त मोर्चा जो हमारे खिरियाबाग का आंदोलन चल रहा है, हमने उसका नामकरण किया है जमीन मकान बचाओ संयुक्त मोर्चा। तो उस मोर्चे का मैं अध्यक्ष हूँ और यहाँ पर हम लोग आज 545 दिन आज 545 दिन हो गया। 545 दिन आज 46 है, 546 दिन से हम लोग यहाँ पर मोर्चा लगाए बैठे हैं। और हमारे इस मोर्चे में यहाँ के 7-8-10 गांव के लोग आते हैं। तो उसमें खास करके देखा जाए तो दलितों की संख्या काफ़ी है और यहाँ पर दलित जो संख्या काफ़ी है उनमें ऐसा भी है कि कुछ लोगों के पास तो थोड़ा बहुत खेत है, बाकी वही नाम मात्र लहसुन बोने भर को किसी के पास 8-10 बिस्सा होगा। उनका अगर उजड़ जाएगा मकान और उनको अगर उजाड़ करके सरकार को ये विकास करना है तो हम तो यही कहेंगे कि जो कोई ज़मीन अपने खेती बाड़ी के लिए ज़मीन उसके पास अधिक नहीं है, जो अपने मेहनत के बल पर कमा करके खाता है और खेतों में अपने काम के साथ साथ जो और बगल के लोग हैं उनके खेतों में काम करवा लेते हैं, मजूरी मिलती है, तो इस तरह से भी उनके अपने गुजारा होते हैं। उन लोगों के मकान अगर लिए जाएंगे तो जो इस सरकार की एक नीयत है कि बिना नाम के ज़मीन का हम किसी को कुछ नहीं करेंगे, मुआवजा नहीं देंगे। तो एक चीज़ आप देखे होंगे कि जो भी गांव बसे हुए हैं, हाँ बोलिए। तो वो जो गांव बसे हुए हैं, इन गांवों की जहां पर जिसका मकान है वो ज़मीन उस मकान मालिक के नाम नहीं है, गांव में यही देखने को मिलता है। तो जो खेत है वही नाम है और जब मकान वाला ज़मीन उजड़ जाएगा और किसी के पास 2 बिस्वा होगा भी तो 2 बिस्वा ज़मीन में वो जाएगा तो 2 बिस्वा ज़मीन का जो मुआवजा उसको होगा उस तो न ज़मीन ले पाएगा, ना मकान बना पाएगा, ना खाना खा पाएगा। जो भी पाएगा वो उसका जब तक तलाशेगा तब तक वो खा जाएगा। और ख़ास करके मैं हमारी मूल बात कि यहाँ पर हम लोग मुआवजे की बात का नाम नहीं लेते, लेकिन मैंने एक उदाहरण दिया है आपको कि अगर मान लिया जाए कि सरकार हम पर हावी हो ही जाती है तो फिर इतने लोगों को लेकर के हम जाएंगे कहाँ? ये दलित और ये पिछड़े यही लोग हैं, इसमें अधिक करके कुछ यहाँ पर राय साहब हैं, कुछ पंडित जी लोग हैं, लेकिन ऐसी स्थिति नहीं किसी की है कि जो यहाँ से हटने के बाद बहुत सुखी जीवन जी लेगा।
तो ये खाना बदोश की ज़िंदगी जीने के लिए हम लोग राज़ी नहीं हैं और हम लोग सरकार से कभी भी मुआवजे का नाम नहीं लिए। लेकिन एक चीज़ तो कहते ही कहते हैं अपने लोगों से कि याद रखो कि बसे बसाए हो, तब भी तो अगल बगल के लोग ये कहते हैं कि चमरौटी दूरे है तो अच्छा है, नज़दीक न रहे। और जब बसने जाओगे तो कोई अपने नज़दीक बसने नहीं देगा आपको। नतीजा क्या होगा, वह ज़िंदगी जीने से तो बेहतर है कि लड़ कर के मरो, और मर जाओगे तो कम से कम एक संतोष रहेगा कि हमने अपने आप को और अपने लोगों को बचाने के लिए जीवन दिया है। और खुद ही छोड़ छाड़ करके भाग जाओगे तो ना तुम्हारा कायरों में नाम आएगा, ना बहादुरों में नाम आएगा, ना लड़ने वालों में रहोगे, ना लड़ाई से भागने वालों में रहोगे, तुम्हें कोई जानेगा भी नहीं। और तुम्हारे अगर आने वाली पीढ़ी में अगर कोई बच गया तो वो सीधे गाली देगा कि लोग तो लड़ रहे थे, हमारे लोग भाग गए। तो एक कायरता का कलंक हमारे इस 8-10 गांव के कोई भी, चाहे वो दलित हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे अपर हो, कोई भी यह कलंक लेने को तैयार नहीं है कि हम बैठे रहे और हमारा उजरता रहा, हम कुछ कर नहीं पाए। तो हमारी ये लड़ाई जो सीधे सीधे ये है अपने अस्तित्व को बचाने के लिए, आने वाली पीढ़ी के भविष्य के देखते हुए हम लोग इस लड़ाई को लड़ने के लिए मजबूर भी हैं, और इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता भी नहीं है। और हमें ये भी आपको आश्वस्त कर दें कि हम शायद इस लड़ाई का पीछा तब तक नहीं छोड़ेंगे कि जब तक हमारा फाइनल नहीं हो जाएगा। चलिए, आपको बता दें कि भविष्य के लिए क्या हो रही है सरकार को, तो खुद ही आप लोग देख रहे हैं कि कैसे जंगलों को काटा जा रहा है। लद्दाख में सोनम वांगचुक जी इतने दिन से अनशन कर रही है, उसका कोई असर नहीं है, न तो किसी मीडिया में है। आपको बता दें कि अगर ऐसे ही पर्यावरण को क्षति पहुंचती रहेगी तो आने वाला भविष्य जो होगा, हमारे बच्चे जो होंगे, वो आपको पता है एक खौलती कढ़ाई जैसे होता है ना, एक उबलते हुए माहौल में जिएंगे। ऐसे टेम्परेचर में मानव जीवन का बचना मुश्किल है। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और अभी हम अन्य सदस्यों से भी मिलाते हैं। और एक समस्या इन्होंने जो बताई है कि दलित बसेगा कहाँ। आपको बता दें कि हर गांव के दक्षिण सिरे में आपको एक बस्ती मिलेगी जिसे दलित बस्ती कहा जाता है। मेरी भाषा में कहा जाए जिसे कहते हैं लोग चमरौटी, क्योंकि मैं भी उसी कास्ट से, उसी समुदाय से आता हूँ और उस दर्द को मैं जानता हूँ कि जहाँ की हवा नहीं लगती है गांव में, कि मेरे हिस्से में इन लोगों की हवा या परछाई तक पहुँचे। सही बात है, उजड़ने के बाद वो लोग कहाँ बसेंगे। तो मेरे साथ ये चाचा जी हैं, इनसे भी परिचय हो जाए। अच्छा, पहले इनसे का नाम हुई चाचा, और अपने बारे में कुछ बताओ। हमारा नाम है राम सबद निषाद। अच्छा जी हाँ। और पिछले 500 से ज़्यादा दिन से आप लगातार संघर्ष कर रहे हैं। जी हाँ। कुछ निष्कर्ष निकलता नज़र आ रहा है? ऐसा है, मुँह जवानी तो निकला हुआ है जी। डीएम एसडीएम बोल चुके हैं। आज के 8-6 महीना पहले, 10 महीना पहले कि भाई आप लोगों की ज़मीन नहीं ली जाएगी। आप लोग परेशान क्यों हैं? हम ज़बरदस्ती नहीं करेंगे। और आपके गांव में मशीन लग रही है पानी वाली, हर योजना आ रहा है, आवास आ रहा है, तो आप क्यों परेशान हैं? धरने को बंद कर दीजिए। हमने कहा कि श्रीमान जी, यही आप लिखित दे दीजिए कि हम इस 8-9 गांव के ऊपर हम कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, हवाई अड्डे का विस्तारीकरण नहीं करेंगे। बस यही लिख करके दे दीजिए और हम लोग अपने धरने को बंद कर देंगे। और इसी लिखित के लिए, लिखित चाहने के लिए आज हमारा 545 दिन धरना चल रहा है बराबर, और चलता ही रहेगा। 546 दिन। तो सरकार गूंगी बहरी बनी बैठी है, और सरकार के अंदर क्या है, और ये समझ लीजिए कि मानवता का एकदम समझ लीजिए कि नहीं, एकदम उत्थान कर रहा है सरकार मानव समाप्त वतन का पतन कर रहा है। और सरकार का मतलब होता है राजा प्रजा को बसावे,
प्रजा को सुख दे, राजा का यही कर्म होता है। मगर यह भाजपा सरकार, प्रशासन ये इतना जनता के साथ अनर्गल करना चाह रही है कि जिसका कोई हिसाब नहीं है। मगर इसके समझ में नहीं आ रहा है कि इसका परिणाम क्या होगा और कौन इसको भुगतेगा। हम लोग तो परेशान होबे करेंगे, मगर तुम्हें भी भुगतना होगा, कोई भी हो। और आगे अच्छा ये बताओ चाचा, एयरपोर्ट का उद्घाटन तो हो ही गया, कई दिन जहाज यहाँ से उड़ा है, ईमानदारी से बताया? अब जहाँ तो आज हम करीब 6-7 दिन से देख रहे हैं, और कभी 4-5 दिन के बाद एक दिन आती है और उसके बाद उड़ के ऐसे चली जाती है। किसी दिन 2-1 ठो पैसेंजर मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। हमारे पास उतनी समय नहीं है कि हम जाके वहाँ जांच पड़ताल करें। दोस्तों आपको बता दूं, मंदुरी एयरपोर्ट यहाँ से 1 किलोमीटर पूरब की दिशा में है और आजमगढ़ से लखनऊ तक की हवाई सेवा का शुभारंभ किया गया था। बड़े बड़े पंडाल लगे थे और उन पंडालों को बनाने के लिए किसानों की खड़ी फसलों को काटा गया था, सही, जो कि मैंने पिछली वीडियो में आपको दिखाया। जब मैं गुजर रहा था तो कैसे फसलों से काटा जा रहा था बताइए, मतलब वो दाने पे आ गई फसल को कैसे रोदा जा रहा था और किसान के सीने पे जान लो कि एक बुलडोज़र चलाया जा रहा था। बुलडोज़र वाली सरकार है ना ये। तो चलिए हम और चाचा से भी मिलते हैं। और एक चीज़ और है दोस्तों, हवाई जहाज़ बगल से ही पूर्वांचल एक्सप्रेस वे गुजर रहा है। हवाई जहाज़ का किराया इतना है कि उतने में कम से कम 5 बार लखनऊ चले जाओ। 2 घंटे में आप पहुंच सकते हैं पूर्वांचल एक्सप्रेस वे से। तो कोई हवाई जहाज़ से क्यों जाना चाहेगा? तो खैर वो सब बात अलग है। और अरे थोड़ा सा आप बोलिए ना। अच्छा आप कुछ कर रहे हैं? अच्छा चाचा जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। पहली बार हम आए हैं आप लोगों का दुख दर्द जानने, क्योंकि देखिए देश की जो मेन स्ट्रीम मीडिया है इस सबसे बहुत दूर है। आप बताइए कैसा चल रहा है आजकल? आजकल की क्या बात बताऊं, आप पूछिए हमसे कि क्यों बैठे हैं। वो तो पता है। हाँ, वो तो पता है। अब कैसा माहौल है गांव में जो सुनाई दे रहा है? चलिए छोड़िए, इलेक्शन का हाल क्या अब सुनाई दे रहा है, ये बताइए हमसे। इलेक्शन का हाल तो ये है कि चारों तरफ से सुनाई दे रहा है कि भाजपा सरकार अब की नहीं बन पाएगी। लेकिन वादे तो किए जा रहे हैं 400 पार के। 400 पार के सब लोग बोल रहे हैं, हाँ। लेकिन वो लोग कह रहे हैं कि 400 की हार होगी, पार नहीं 400 की हार होगी भाजपा। तो तमाम सर्वे रिपोर्ट आप हमारे वीडियो के माध्यम से देखते रहते हैं। तो आज मैं पर्सनली यहाँ पर समय निकाल के दोपहर से ही आया था कि लोगों का इंतज़ार कर रहा था कि वो लोग आएँ। और आपको बता दें कि ये इतना व्यस्त समय है कि उसमें से ये लोग अपना समय निकाल के यहाँ पर दे रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितना ये महत्वपूर्ण मुद्दा है। और लगातार 500 दिन या 2 साल से अधिक 2 साल पूरे होने वाले हैं और लगातार ये लोग संघर्ष कर रहे हैं। तो और कोई? हाँ चाचा, राशन, उज्ज्वला, आवास, तमाम एकदम पूरा विकास विकास फाइलों में नज़र आ रही है। आपकी नज़र में जब गांव में जाते होंगे कुछ दिखता है? इक्के दुक्के का है, बाकी तो नहीं किसी का है। हमारा तो बिल्कुल नहीं है, न हम उसके आधार पे है। निरहुआ तो यहाँ से बहुत जोर मार रहे हैं कि अब की बार हम ही जाएंगे। अब की बात तो निरहुआ की विदाई हो गई, मैंने भाजपा सरकार ही यहाँ से बर्खास्त है। वो जमानत जब तो हो जाए, हम लोग की कामना है ऐसा मतदान करेंगे, प्रचार करेंगे। थोड़ा सा रोको। हाँ बताएं आप। ये नहीं वो सब टॉपिक आप कवर हो रहा है, आप टेंशन मत लीजिए। आप समझ लीजिए कि ये 13 अक्टूबर 2022 को ये धरना शुरू हुआ। अब कारण हम बता दें कि अचानक हम पूरे विस्तार में जाएंगे तो बहुत लंबा समय हो जाएगा। दिन के वक्त में आए थे कुछ राजस्व कर्मचारी यहाँ पर सर्वे के नाप रहे थे। तो इस गांव के कुछ दलित महिलाएं थी, उन्होंने विरोध किया और वो लोग चले गए। पर रात में पुलिस फोर्स के साथ राजस्व कर्मचारी और ये कह लिया जाए कि उनका नेतृत्व कर रहे थे सगड़ी एसडीएम राजीव रतन,
और यहाँ पर आए लोग और जैसे चंबल के लुटेरे गांव में पहुंच जाते हैं और गांव में हड़कंप मच जाता, यही कहानी हो गई यहाँ। वही कृत्य वो लोग कर भी रहे थे। घर में जो सोया बाहर से सांकल चढ़ा दिए वो अंदर ही है, जो बाहर सो रहे हैं उनको मार पीट रहे हैं लोग कि लोग डर बस बोले ना। लेकिन मैं सलाम करूंगा महिलाओं के जज्बातों को, जिन्होंने मोढ़ा ले लिया और सांकलें खोल दिया और प्रशासन से भिड़ गई। बहुत मार भी खाई। अब चूंकि पुलिस फोर्स अधिक थी और एक बच्ची को उन लोगों ने घसीट करके गाड़ी पर बैठा करके ले जाने का प्रयास किया, लेकिन महिलाओं ने छीन लिया। और इसी उभाताई में यहाँ पर कुछ हमारे 6-7 नौजवानों को उठा ले गए लोग, रात में ही बंद कर दिए। उन पर नाना प्रकार के केस चलाए। हमारे इसी जम्मू हरिराम गांव के प्रधान को भी ले गए। और इस पर कुछ युवक सवेरे के टाइम डीएम के यहाँ गए तो डीएम ने उनके जुबानी की बात कर रहा हूँ कि उन लोगों ने कहा कि डीएम बोले कि यहाँ मैं कहानी सुनने नहीं आया हूँ, भाग जाओ नहीं तो रास्ता लगा दूंगा। तो वो जो युवक गए हुए थे वहाँ पर, मैं यही कह देना चाहता हूँ कि वो नवयुवक है, उनको रास्ता तो मालूम नहीं था, जोश में आकर चले गए। कोई भी काम नीति के बगैर अधूरा रह जाता है। तो यहाँ पर उसी दिन से बैठ गए, स्वतः लोग बैठे, किसी नेता उता की आवश्यकता नहीं पड़ी, स्वतः लोग बैठ गए और धरना चालू हो गया। और धरना आज जब आपके सामने है तो आप एक बात समझ सकते हैं कि धरना जब ये शुरू हुआ तो संयुक्त किसान मोर्चा, जो हमारे देश का एक संगठन है, जो कई किसान संगठनों का एक ज्वाइंट संगठन है, तो संयुक्त किसान मोर्चा उसका नाम रखा गया है। तो उस संयुक्त किसान मोर्चे का समर्थन हमको मिला यहाँ पर। हमारे यहाँ पर आने के लिए तो राकेश टिकैत से लेकर के दर्शन पाल, गुरनाम सिंह बाजवा, ये कौन चारुनी, और संदीप पांडे, और मेधा पाटकर, पूनम पंडित, और तमाम लोग आए, हमारे धरने को समर्थन दिए। और हमारे धरने को उन्होंने बल दिया कि हम आपके साथ हैं, आप लड़ाई लड़िए। और हम लोग कहीं से भी कुछ ऐसा नहीं किए कि हम गैर लोकतांत्रिक तरीका नहीं अपनाए, और ना ही संविधान से जरा हट करके हमने कोई काम किया। इसलिए कि हम जो भी लड़ाई लड़ेंगे अपने अधिकार के दायरे में और अपने संविधान के दायरे में, ताकि हमारे ऊपर हाथ डालने का रास्ता कहीं प्रशासन को ना मिल जाए। यही कारण है कि आज तक प्रशासन हमारे ऊपर हाथ नहीं डाला, प्रशासन कभी हमें तंग भी नहीं किया। लेकिन कुछ ऐसे तत्व जरूर आए कि जो ये कहते गए कि बेमतलब बैठे हैं तो चला गया, अब हो गया। हमने उन लोगों से कहा कि दंगा कहीं और जा कर के कर लीजिएगा, यहाँ दंगा मत करिए। अगर दंगा करना हम शुरू कर देंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो इस तरह से कुछ लोग तो जैसे दलाल टाइप के, जिनका एक पेशा है कि लोग उजरे हैं तो हम अपने स्वार्थ की रोटी सेकें, ऐसे कुछ लोग आते रहे बाहर से। लेकिन हम ऐसे लोगों को महत्व नहीं दिए। और हम ये कहेंगे कि हमारे इस धरने को चलते हुए देखकर प्रशासन भी ये कह उठा कि भाई आपका धरना जिस तरीके से चल रहा है वो प्रशंसनीय है, और आप लोग शांतिपूर्वक तरीके से बैठकर अपनी बात को कह लेते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और आप लोगों का धरना ऐसा नहीं है कि आप मत सोचिए कि आपका धरना कहीं आवाज़ इसकी नहीं गई है। ये डेली दिन प्रतिदिन इसकी रिपोर्ट प्रदेश और देश को जाती है। दोस्तों आपको बता दें कि दशरथ माझी आपने फिल्म देखी होगी कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, और यहाँ के लोगों ने जिद कर रखी है कि जब तक इसका कोई निष्कर्ष नहीं निकलता तो हम लगातार तब तक हम लगे रहेंगे। और ये बताइए आपके यहाँ 14 अप्रैल को क्या कार्यक्रम होने वाला है? देखिए 14 अप्रैल को पिछली बार हम लोग बाबा साहब की जयंती को यहीं मनाए थे और ढंग से मनी थी।
अब की बार जो मतलब कि हम मनाने का मतलब है कि हमने जो 8-10 गांव के दलित युवक थे उनसे मशविरा किया था कि कैसे आप लोग मनाना चाहेंगे, तो उन लोगों ने कहा कि हम चाहते हैं कि हर गांव के लोग में यही मनाया जाए। मैंने कहा अच्छी बात है, हम लोग उसमें सम्मिलित रहे, मनाया गया। अब की बार का ये है कि यहाँ इस गांव के लोग ये जो मकान, इस मकान के बाद खाली खेत है उसमें मनाएंगे और अपने अपने गांव में लोग मनाएंगे। काहे कि पिछली बार जो था वो कुछ दूसरे ढंग का हो गया। दूसरे ढंग का ये हो गया कि जब तक गांव के युवक, गांव के लोग बाबा साहब के विषय में कुछ चर्चा न कर लें, उनकी राह पर बाबा साहब से हमको क्या मिला, हमारे देश को क्या मिला, बाबा साहब के बताए रास्ते पर हम चल पा रहे हैं कि नहीं चल पा रहे हैं, हम प्रयास कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कुछ ऐसे संदेश गांव में जाने चाहिए। और यहाँ एक जगह चूंकि हो गया तो दूर के गांव के महिलाएं और वैसे बुजुर्ग लोग यहाँ पर आने में असमर्थ हो गए। ऐसे लिहाज से लोगों ने अब के बारे में फैसला किया कि हर गांव में यह संदेशा जाना चाहिए। तो ये तो हो गया। अब आगे आने वाले जो चुनाव की बात अभी आपने कहा था, तो 2014 में ये सभी नारा दिए हैं मोदी जी की 400 से पार। 2024 में 400 से पार, 400 पार का नारा पूरे देश में लगवा रहे हैं और पूरा मीडिया प्रसारित भी कर रहा है। और क्यों नहीं करेगा? यही अगर आप लोग ना होते, यूट्यूबर लोग ना होते, तो वो गोदी मीडिया ये लोग हम लोगों को तो कुछ नहीं मानते। बस जो भी प्रसार करती वही अडानी, अंबानी, टाटा, बिरला, सिंघानिया, पद्मानिया, जयपुरिया, मोदी और अमित शाह, इन्हीं लोगों का प्रचार होता। और उसके बाद प्रचार होता तो अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन गया। अब अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन गया कि पाकिस्तान पर गोला गिर गया कि चीन पर गोला गिर गया, ये नहीं बता रहे हैं कि वह मंदिर बनवा करके उसका फायदा क्या हुआ। और हुआ उसका फायदा, मैं बता रहा हूँ। आज जो मंदिर बना है उस मंदिर में जो चढ़ावा आ रहा है, हमारे आप जैसे गरीब तबके के लोग जा करके मनौती मानते हैं और इतना भाव विभोर हो जाते हैं कि औरतें अपना जेवर, मर्द अपना जेब खाली कर देते हैं, बच्चे बच्चियां अपने जो पैसे नाश्ता पानी के उनके डेली खर्चा के लिए मिलता है लाकर पहुँच दे आते हैं। और जब दे आते हैं तो वो फायदा किसका होता है? उस सरकार का होगा जिस सरकार ने वो बनाया है। उसने एक बहुत बड़ी दुकान खोल रखा है वो अयोध्या का मंदिर बनाकर। अब आप समझ लीजिए कि अगर वही पैसा जितने का बना है, उस पैसे का अगर वो कोई कल कारखाना खोल देते तो पता नहीं कितने लोगों की रोजी चलती, रोजगार मिलता। उसमें काम करने वाले, उसमें गाड़ी चलाने वाले, वहाँ से बाजार तक ये टेम्पो वाले, रिक्शा वाले, इनके भी काम चलते। वहाँ कोई अगल बगल सब्जी की दुकान कर लेता, किराने की दुकान कर लेता, पान की दुकान कर लेता, चाय मिठाई की दुकान कर लेता, कपड़े की दुकान कर लेता, तो तमाम लोग रोजगार से जुड़ जाते। लेकिन अब तो वहाँ से सब लोगों को लेकिन ये इन्होंने क्या किया कि तुम लोगों को ना दवा की ज़रूरत है, ना भोजन की ज़रूरत है, ना कपड़े की ज़रूरत है, तुम लोगों को राम की ज़रूरत है। और वो ला करके उन्होंने राम को यहाँ पर मंदिर बनवा दिया। उस राम का मंदिर इन्होंने बनाया जिससे अपना घर द्वार, अपने बाल बच्चों की कुशलता या अपने रोजी रोटी के लिए जिस राम से लोग प्रार्थना करते हैं, जिसे भगवान कहा जाता है, उसको ये पैदा कर रहे हैं। इनका नारा था कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। तो भाई उस राम को, जिस राम की चर्चा होती है, राजा दशरथ के बेटे थे, अयोध्या के राजा थे, तो वो आए और गए भी। अब ये कोई नए राम को लाए, पता नहीं अमेरिका से ला रहे हैं कि जर्मनी से ला रहे हैं या कहाँ से ला रहे हैं इस राम को। अभी इसका परिचय इन्होंने दिया नहीं कि हम कहाँ से ला रहे हैं और किस मकसद से वहाँ विदेशों से राम को ला रहे हैं। हमारे देश के राम तो स्वतः जन जन में व्याप्त हैं, फिर ऐसे दूसरे और राम को लाने की क्या मतलब? कुछ निकलता तो नहीं है। एक मतलब जरूर निकला
कि इन्होंने उस राम के नाम पर गरीबों के जेब खाली करके और लोगों को लूटने का एक धंधा भर उन्होंने खोल दिया है कि लोग जा कर के अपना वहाँ पर जो कमाएं उसको वहाँ पर दे हमें, जो हम बाल बच्चों के लिए रखते, जो अपने परिवार के सुख सुविधा के लिए रखते, उसको हम वहाँ पर दे हमें, और वहाँ पर दे करके खाली हाथ हमें और एक संतोष करें कि हमने मोदी जी जो जिस राम को लाए थे हम उनको दे के आ रहे हैं। हम दशरथ वाले राम को नहीं, मोदी जी जिस राम को लाए हैं हम उसको दे के आ रहे हैं। तो ये धंधा इन लोगों का है, लोगों की भावनाओं से खेलना, और भावनाओं में बिकने वाला हमारा यह देश बड़े आराम के साथ भावनाओं में बह जाता है। और अभी बात बता दें कि जो अभी आया है कि 400 के पार वाला, ये 400 के पार का नारा जिस तरह से ये लोग लगा रहे हैं, ये लग रहा है कि सब कुछ मोदी जी के हाथ में रखा हुआ। एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि हो सकता है कि मेरी सोच गलत हो, बताइए। ये कहते हैं कि इतने विधायक हमारे हो जाएंगे, विधानसभा होगा, इतने एमपी हमारे हो जाएंगे। किस आधार पर कहते हैं कि उतने हो जाएंगे, और जो हो जा कहते हैं उसी के इर्द गिर्द में रहते हैं? क्या कारण इसका? कुछ मामला तो हमको संदिग्ध लग रहा है। चलिए हम आपको बता देते हैं। जैसे चलिए वो बाद में बताइएगा। हाँ, हम एक बात अपनी कह रहे थे, तो इस तरह से चूंकि सारी मशीनरी इनके कब्जे में है, ये पूरा का पूरा सेटल कर लेते हैं और उसी आधार पर ये अपना बयान देते हैं। जब ये अपना बयान देते हैं तो मैं एक चीज़ इनके बयान के विषय में कह देना चाहता हूँ, फिर चुनाव पर आता हूँ। इन्होंने 6-7 महीना पहले कहा था कि कोरोना आने वाला है। लोग समझ ही नहीं पाए थे कि ससुरा कोरोना होता क्या भला है। तब चीन में बहुत तेज फैला था। तो मैं समझा कि कोई मशीन वशीन है कोरोना, या कोई जहाज की तरह से कोई उड़ने वाली चीज़ होगी ये जो कोरोना का नाम होगा। तो पता ये चला कि चीन में कोरोना बड़े तेजी से चल रहा है। तो मैं मोदी जी से आपके माध्यम से एक सवाल करना चाह रहा हूं कि जब आप जानते थे कि छुआछूत का ये रोग है, तो आपको चीन या विदेश से जो जहाजें आती जाती थी उनको रोक क्यों नहीं दिए आप? ना लोग मिलते, ना छुआछूत होते, ना यहाँ पर। इन्होंने ऐसे कुछ ऐसे लोगों को बुलाया था जिनको खुद कोरोना था, और उनसे लोग गले मिल करके सेल्फी ले रहे थे। तब अहमदाबाद में रैली हो रही थी। तो मैं एक बात और बता दूं कि जब कोरोना आया तो इन्होंने पहले ही घोषणा कर दिया कि फला तारीख को कोरोना आ जाएगा। इसका मतलब कि टिकट बुक कराए रहे होंगे उसका पहले से, तब वो आ गया। अब कह रहे हैं कि इतने कई अप्रैल को या मई को बताए कि तब तक कोरोना खत्म हो जाएगा। हमने कहा यार ये बहुत अच्छा आदमी है, इससे तो बीमारियां भी बातचीत करके आती हैं, बातचीत करके जाती हैं। तो नहीं खत्म हुआ। तो इसने कहा पूरे देश से कि थाली बजाओ, सब लोग कोरोना भाग जाएगा। पूरे देश से इसने थाली बजवा दिया। और हमारे देश की जनता जो है ना, यही है कि अगर कह दे कोई कि कौआ कान लेकर गया तो अपना कान नहीं देखेंगे, लोग कौआ के पीछे भाग जाते हैं। फिर इसने कहा कि सब लोग ताली बजाओ कोरोना भाग जाएगा, तो सबको हिजड़ा बना दिया। पूरा सब बौरा भारत अपना ताली बजा रहा है। फिर इसने कहा कि अपने घर का उजाला बंद करके तुम कंदील जलाओ, कोरोना भाग जाएगा। अरे इतनी बातों पर भी क्या हमको यह नहीं लग रहा है कि हमारा देश आज भी अंधविश्वास के दलदल में धंसा हुआ है? थाली बजाने से कोरोना भागता है, ताली बजाने से कोरोना भागेगा, कंदील जलाने से कोरोना भागेगा। और नहीं तो इन्होंने ये कहा कि हमारे देश में हम 80 करोड़ लोगों को राशन देते हैं और पैसा देते हैं, यानी 500 रुपया महीना किसी का गांव में 1-2 लोगों का बन गया है किसान निधि के नाम से। और जो 5 किलो का राशन 80 करोड़ लोगों को देते हैं, तो ये तो खुद ही प्रचार कर रहे हैं कि आपके सरकार में 80 करोड़ लोग वो हैं जिनके पास दाना नहीं है, खाने का ठिकान नहीं है, तब नहीं आप दे रहे हैं उनको।
और 80 करोड़ लोग, इसका मतलब कि 60 करोड़ के आसपास लोग ऐसे हैं कि जो अपना मेहनत करके या अपने बदौलत रोटी खा ले रहे हैं। बाकी 80 करोड़ लोगों को आपने बेरोजगार कर रखा है, और ये आज भी वही रास्ता आप अपना रहे हैं कि ये कुछ करने ना पाए। इसलिए इनको बस वही दो कि ये न मर सके ना मोटे हो सके, बस जिंदा रहे, हमारे लिए सस्ते मजदूर मिल सके। तो ये इनका है। अब मैं एक बात कह देना चाहूँ, 2014 वाला चुनाव वाला 24 का, अब 24 वाले चुनाव की बात मैं क्या कहूँ, पूरा देश, मैं नहीं समझता कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ठाकुर, ब्राह्मण, भूमिहार, बनिया ये सब बीजेपी के साथ खड़े हैं। मैं इस चीज़ को नहीं मानता। ऐसा नहीं, मैं ये मानता हूं कि जो दरकच्चे गए हैं, जिनको दर्द मालूम है और जिन्हें ये आभास है कि आने वाले समय में होगा, वो चाहे ठाकुर हो, चाहे भूमिहार हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे बनिया हो, वो उनका समर्थन कतई नहीं करेगा। और जिन लोगों को ये आभास है कि अगर ये आ जाते हैं तो इनके पीछे हमारी रोटी चलेगी, तो ये कुछ लोगों को बाजारों में जैसे 500-500 रुपया रोज दे देते हैं और उनको कहते हैं कि अपना शीशी पियो, चाय पानी करो और लोगों के बीच में ये हवा फैलाओ। तो हर बाजार में 4-6 ऐसे लोग हैं जो यही गीत गाते हैं। चौराहे पे ही मिले, चौराहे पर, पान की दुकान पर, चाय की दुकान पर, और ये इंतजार करते रहेंगे कि कौन आदमी चाय पिला सकता। अगर वो चाय की दुकान में घुस गया तो उसके पीछे वो भी। ये तो हर बाजार में मिलते हैं भैया। तो ये ऐसे लोग भी होते हैं। और सवाल है कि हम क्या करेंगे 24 में। तो हमारा खिरिये के बाग का तो ये नारा है कि बीजेपी को जो हराएगा हम उसके साथ रहेंगे। वो किसी भी दल का होगा, निर्दल भी हो सकता है, किसी बिरादरी का होगा, किसी धर्म मजहब का होगा, उससे हमसे नहीं मतलब। हमें मतलब ये है कि बीजेपी के झंडे को उखाड़ के फेंक दे, अपना झंडा स्थापित कर सकेगा, हम उसके साथ हैं। अभी हाल ही में दिल्ली में किसानों ने आंदोलन किया था एमएसपी पर, न्यूनतम समर्थन मूल्य। इसको अगर लागू हो जाता है, या सरकार लागू क्यों नहीं कर रही, कुछ आपके समझ से ऐसा क्या हो सकता है कि लागू क्यों नहीं कर रही? सरकार से आप उम्मीद क्या कर रहे हैं? सरकार से एक उम्मीद की जा सकती है कि यहाँ बेरोजगारी फैलेगी, बीमारी फैलेगी, अफवाहें फैलेंगी, किसी को जोड़ने का नहीं, किसी को स्थापित नहीं करने का। एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, खुलासा कर दे रहा हूँ, और ये सत्य भी है, लेकिन लोग इस पर क्या विचार करते हैं मैं नहीं जानता। लोग कह रहे हैं कि नौकरियां नहीं मिल रही हैं। मिल रही हैं नौकरियां, लेकिन बैकवर्ड को जो गरीब अपर का है, जिसके पहुंच नहीं है, उसको नहीं मिल रही है। जो बीजेपी के इर्द गिर्द में लोग हैं, जगह खाली हो जा रही है, तुरंत भरी जा रही है, वैकेंसी नहीं निकाली जा रही है। और वैकेंसी किसी दबाव में आकर के निकाली भी गई तो पर्चा लीक का बहाना बना करके उसको पुनः रद्द कर दिया जाता है। और नौकरियां आज मैं कह सकता हूं कि जितने इनके बजरंग दल के, हिंदू परिषद के और दुर्गा वाहिनी के और ये बीजेपी के, आरएसएस के जितने भी कार्यकर्ता लोग हैं, यही सब भरे जा रहे हैं। और मैं ये कह सकता हूं कि बीजेपी के ही लोग, बीजेपी के वो कार्यकर्ता हैं जो ऊंचे पदों से लेकर नीचे पदों तक सरकारी पदों में आज भरे हुए हैं। ना ही वहाँ पर आप देख लीजिए, ये कौन सा विभाग था जिसमें 100 में शायद 2 बैकवर्ड थे, 98 अपर के थे। अपर के नहीं बल्कि कहा जाए कि बीजेपी के थे। तो इस तरह से ऐसी नहीं पाएगा, अपर का हुआ गरीब नहीं पहुंच पाएगा कि जिसकी पकड़ नहीं होगी, और बैकवर्ड तो जाना ही नहीं है। और इसी बैकवर्ड में खास करके मैं एक बात कह देना चाहता हूं कि वही लोगों ने हमारे बीच में किस बारीकी से दरार डाल दिया है, और लोग उसको मान रहे हैं। नारा दिया उन लोगों ने कि बैकवर्डों के बीच में, और बुलाया मीटिंग, उनके बुलाया कि मुलायम की सरकार रही तो सारा बैकवर्ड का फायदा तो वहीरों ने लिया। ये कुनबी, कोहार, ये चौहान, ये निषाद, ये राजभर, ये जो और बैकवर्ड हैं, इनको कौन सा लाभ मिला? सारा फायदा तो वहीरों ने लिया। और मायावती सरकार में थी तो एससी का सारा फायदा तो चमारों ने लिया।
बाकी ये खट्टी की ये धोबी ये पासी और भी ये जो ये सिक्के हैं इनको कहाँ मिला। अब जाहिर से बात है कि इस ज़माने में किसी से भी पूछा जाए तो यही कहेगा कि हाँ यार बात सही है कि सब हीरो ने रख लिया, सब चमारों ने रख लिया, हम लोगों को मिला ही नहीं। हकीकत ये है कि उस चमरौटी में उस सहरौटी में जा कर के पूछिए कि उनके सरकार में कितना पाए हैं लोग। पाए वो जो कंपटीशनों में आ गए। अब वो घूस दिए कि नहीं दिए मैं उस पर नहीं बहस करना चाहता, लेकिन जो कंपटीशनों में आ गए और जिनके बेटे 2 बजे तक मोबाइल देखेंगे, फिल्म देखेंगे और 8-10 बजे तक सोएंगे, वो कहें कि जो 4 बजे उठ करके रोज रियाज कर रहा है उसका मुकाबला कर लेंगे तो नहीं हो पाएगा। तो इस तरह से लोगों का ये कहना है कि हर जगह पर बैकवर्ड और एशिया क्यों बाहर निकल जा रहे हैं, फाइट कर रहे हैं। बाकी और बिरादरियों के लड़के और बिरादरियों के लड़कों से पूछते आप क्यों नहीं कि कब तक रात में जागते हो और कब तक सोते हो दिन में, तो पता चल जाएगा। तो इस तरह से हमारे देश में जो भी बातें कही जा रही हैं सिर्फ इसलिए कही जा रही हैं कि लोगों को चाहे भावनाओं के आधार पर, चाहे जात के आधार पर, चाहे किसी भी तरीके से इनके बीच में एका मत होने दो, इनके बीच हमेशा दरार रहे। एक लोग एक हो जाएंगे तब हमारी नहीं चलेगी और नहीं चलेगी तो हम राज नहीं कर पाएंगे। बस यही इनका मतलब है। हाँ, कहने का मतलब वही है कि अंग्रेजों की जो नीति थी डिवाइड एंड रूल, डिवाइड एंड बांटो और राज करो। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और दोस्तों आप लोग वीडियो पर जो प्रतिक्रिया है आप कमेंट के जरिए जरूर लिखिएगा और चाचा के लिए जो भी आपसे शब्द बनता है इनके सम्मान के लिए आप जरूर लिखिए। तो चलिए दोस्तों, इन किसानों का दर्द आप लोग समझिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और पूरा स्किप किए बिना अगर आप यहाँ तक देख चुके हैं तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद। तो वीडियो ही समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय।